स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम उस लगभग सदी लंबी अनोखी रणनीति को समझेंगे जिसने भारत की आज़ादी की नींव रखी। एक शुरुआती विद्रोह से शुरू होकर एक जबरदस्त दो तरफा रणनीति तक बनने का ये सफर सच में कमाल का है। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम 1857 की उस पहली चिंगारी से अपनी चर्चा शुरू करेंगे और वर्ल्ड वॉर II के दौर में आने वाले क्लाइमैक्स तक हर अहम पड़ाव को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द फर्स्ट ग्रेट रिबेलियन की। ये समझने के लिए कि चीजें आखिर बदली कैसे, हमें 19वीं सदी के मध्य में चलना होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश को एक बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया था। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। यहाँ भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात 6:1 का है, यानी 45,000 अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले सेना में लगभग 2,38,000 भारतीय सैनिक थे। ये साफ दिखाता है कि 1857 से ठीक पहले ब्रिटिश सेना स्थानीय सैनिकों पर कितनी ज्यादा निर्भर थी। आखिर लोगों में इतना गुस्सा क्यों उबल रहा था? एक तरफ तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज थी, जहां बिना वारिस वाले राज्यों को सीधे हड़प लिया जा रहा था। ऊपर से भारी टैक्स और लगातार आने वाले अकाल ने आम जनता की कमर तोड़ दी थी। लेकिन एनफील्ड राइफल की एंट्री ने वाकई आग में घी का काम किया। इन नई राइफल्स के कार्ट्रिजेस पर सुअर और गाय की चर्बी लगे होने की अफवाह ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भारी ठेस पहुंचाई, और यही बनी एक बहुत बड़ी चिंगारी। ये टाइमलाइन देखकर समझ आता है कि कैसे ये छोटी चिंगारियां तेजी से आग की तरह फैल गईं। मार्च में मंगल पांडे का विरोध, में आते आते मेरठ में दोस्तों को जेल से छुड़ाने और सीधे दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुनने तक पहुंच गया। इस पूर्ण विद्रोह ने मजबूर कर दिया कि 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर भारत की कमान सीधे अपने हाथों में ले ले। यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, द शिफ्ट टू पॉलिटिक्स। विद्रोह को तो बुरी तरह कुचल दिया गया, पर विरोध का तरीका पूरी तरह बदल गया था, क्योंकि अब पढ़े लिखे भारतीयों ने एकजुट होकर आवाज उठाना शुरू किया। आइए समझते हैं 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआती मॉडल को। इसे PPP मॉडल कहते थे, यानी प्रेयर, प्रोटेस्ट और पिटिशन। शुरुआती कांग्रेस नेताओं को लगता था कि अगर हम संवैधानिक तरीके से फॉर्मल चैनल्स के जरिए अपनी परेशानियां रखें तो अंग्रेज उन्हें बराबरी का हक जरूर दे देंगे। पर क्या वाकई ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। जब इन पिटिशंस और दरखास्तों का ब्रिटिश सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, तब कांग्रेस के अंदर ही एक तगड़ा वैचारिक टकराव पैदा हो गया। एक तरफ थे मॉडरेट्स जो बातचीत चाहते थे, और दूसरी तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट्स जिन्हें लगता था कि ये पिटिशंस पूरी तरह बेकार हैं और एग्रेशन, बॉयकॉट्स और मास स्ट्राइक्स ही आज़ादी दिला सकते हैं। और हालात तेजी से आगे बढ़े। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान किया, वही पुरानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसके जवाब में मास बॉयकॉट्स और स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई। साथ ही 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, और 1907 आते आते मतभेद इतने गहरे हो गए कि सूरत सेशन में कांग्रेस ऑफिशियली 2 हिस्सों में बंट गई। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, द ईरा ऑफ सत्याग्रह। भारत में विरोध का नज़ारा पूरी तरह तब बदल गया जब 1915 में महात्मा गांधी की एंट्री हुई और उन्होंने मास नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस यानी अहिंसक आंदोलन का विचार सबके सामने रखा। इन शुरुआती आज़ादी की जीतों को देखिए। चंपारण में किसानों को इकट्ठा करना, अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए 30% वेज हाइक के लिए भूख हड़ताल, और खेड़ा में टैक्स रेजिस्टेंस। गांधी जी ने आम जनता, किसानों और मजदूरों को सीधे इन आंदोलनों का हिस्सा बनाया। इन शुरुआती जीतों से ये बिल्कुल साफ हो गया कि बिना डरे अहिंसक विरोध करके ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। लेकिन सरकार चुप थोड़ी बैठने वाली थी। जनता की बढ़ती ताकत को दबाने के लिए उन्होंने 1919 का काला कानून यानी राउलेट एक्ट पास किया। इसके आते ही बिना किसी ट्रायल के किसी भी एक्टिविस्ट को 2 साल की जेल हो सकती थी, और अंग्रेजों के खिलाफ लिखा अखबार रखना भी एक बड़ा अपराध बन गया। इन अत्याचारी कानूनों के खिलाफ पूरे देश में हड़तालें आयोजित हुईं, जिससे आम जनता और ब्रिटिश मिलिट्री के बीच टेंशन अपने चरम पर पहुंच गई। और उस बढ़ते तनाव का नतीजा ये दर्दनाक आंकड़ा दर्शाता है, 120। ये उन लाशों की गिनती है जो जलियांवाला बाग के सिर्फ एक कुएं से निकाली गईं। 13 अप्रैल 1919 को जब जनरल डायर ने उस शांतिपूर्ण निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया,
तो उस भयानक नरसंहार ने पूरे देश की रूह को हिला के रख दिया। पर अहिंसक तरीके की भी अपनी एक बहुत सख्त बाउंड्री थी। फरवरी 1922 में जब चौरी चौरा में एक भीड़ ने गुस्से में आकर वायलेंस का रास्ता अपनाया और 22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने तुरंत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वहीं रोक दिया। इस अचानक ब्रेक लगने से कई युवा क्रांतिकारी अंदर तक निराश हो गए, जिन्हें लगने लगा था कि अहिंसक प्रोटेस्ट अब किसी नतीजे पर नहीं ले जाएंगे। और यहीं से उभरता है हमारा अगला सेक्शन, रेवोल्यूशन एंड पूर्ण स्वराज। बड़े आंदोलन रुकने से जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई, उसने एक कठोर राजनीति के साथ साथ सशस्त्र क्रांति यानी आर्म्ड रेवोल्यूशन का एक नया समानांतर रास्ता खोल दिया। अब इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर को देखिए, 4,601 रुपए। ये कोई आम रकम नहीं है। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने काकोरी ट्रेन रॉबरी के दौरान ब्रिटिश सरकारी खजाने से ठीक यही एग्जैक्ट पैसा लूटा था। उनका क्लियर मकसद था अपने सशस्त्र विरोध और हथियारों की खरीद के लिए जरूरी फंड इकट्ठा करना। इसके बाद दर और जवाबी कार्रवाई का एक बेहद खतरनाक साइकिल शुरू हुआ। हर सख्त ब्रिटिश कार्यवाही, जैसे साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर जानलेवा लाठीचार्ज, इन युवा क्रांतिकारियों को बदले की आग से भर रही थी। और इसी रिटेलिएशन का नतीजा था कि भगत सिंह के ग्रुप द्वारा गलती से ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। इंकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे। भगत सिंह और उनके साथियों ने 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद यही नारा लगाया था। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। उन्होंने जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करवाया ताकि उन खुली सरकारी अदालतों को एक प्लेटफॉर्म बनाकर वो क्रांति की आवाज पूरे देश के अखबारों तक पहुंचा सकें। इन सारे क्रांतिकारी घटनाओं ने राजनीति को एक बिल्कुल नए मुकाम पर लाकर खड़ा किया, और वो था पूर्ण स्वराज यानी टोटल इंडिपेंडेंस। दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस का कोई भी कॉम्प्रोमाइज पूरी तरह ठुकरा दिया। अब मांग थोड़े बहुत अधिकार की नहीं थी, अब सीधा लक्ष्य था ब्रिटिश हुकूमत को भारत से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, द फाइनल ड्यूअल फ्रंट। 1930 का दशक आते आते ब्रिटिश सरकार ऐसी चुनौती में फंस गई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। घर में बड़ा मास सिविल डिसोबीडियंस और बाहर से एक तकड़ा आर्म्ड इंडियन थ्रेट। देश के अंदर दांडी मार्च ने माहौल पूरी तरह बदल दिया था। अंग्रेजों द्वारा नमक जैसे एक बुनियादी आहार पर टैक्स लगाने और मोनोपोली बनाने के विरोध में ये मार्च शुरू हुआ। 390 किलोमीटर लंबी इस 24 दिन की यात्रा ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। नमक कानून तोड़ने की इस ऐतिहासिक घटना ने ग्लोबल मीडिया का ध्यान इतनी तेजी से खींचा कि अंग्रेजों को मजबूर होकर नेगोशिएशंस की टेबल पर आना ही पड़ा, जिसका अंजाम था गांधी-इरविन पैक्ट। पर सच तो ये है कि आज़ादी की कोशिश किसी एक लकीर पर नहीं चल रही थी। यहाँ अलग अलग ऐतिहासिक नज़रिए थे। एक तरफ महात्मा गांधी थे जो देश के अंदर से स्ट्रिक्टली अहिंसा और स्ट्राइक्स पर अडिके हुए थे, और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जिनका मानना था कि बिना सशस्त्र सैन्य विरोध और विदेशी गठबंधन के आज़ादी हासिल करना लगभग नामुमकिन है। ये मतभेद इस सफ़र का एक बहुत अहम पहलू है। सुभाष चंद्र बोस की ग्लोबल स्ट्रैटेजी वाकई किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लगती। इंडिया में हाउस अरेस्ट से निकल भागना, अफगानिस्तान और रशिया होते हुए जर्मनी पहुंचना, इंडियन बंदियों को मुक्त कराने के लिए हिटलर से अलायंस करना, और आखिर में जापान जाकर एक ऐसी फौज बनाना जो बाहर से अंग्रेजों से लड़ सके। इन इंटरनेशनल अलायंसेज ने इंश्योर किया कि ठीक वर्ल्ड वॉर II के दौरान ब्रिटिश सेना लगातार एक बड़े मिलिट्री प्रेशर में रहे। और अब अंत में सोचने के लिए एक वाकई बड़ा सवाल छोड़ते हैं। एक तरफ मास नॉन वायलेंस का इतना बड़ा स्केल और दूसरी तरफ आर्म्ड रेवोल्यूशन का वो डर। क्या इन अलग अलग और अक्सर आपस में टकराने वाले तरीकों ने मिलकर आधुनिक इतिहास का सबसे अनोखा ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? ये किस्सा और इसकी कॉम्प्लेक्स पार्टें सच में आगे और पढ़ने का मन करती हैं। इस विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही।